इंडोनेशिया जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हजारों की तादाद में भीड़ और इनकी पार्लियामेंट में घुसने के लिए आतुर। पार्लियामेंट एक ऐसा कानून लाने जा रही थी जो कानून इलेक्शन के कानून को बदलकर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विडोडो को शॉर्ट में कह देते हैं जोकोवी, तो उनको अधिक पावर दे रहा था। कहा जा रहा है कि ऑथोरिटेरियनिज्म इंडोनेशिया में बढ़ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एशियन डेमोक्रेसीज आर फॉलिंग वन बाय वन। बांग्लादेश, अभी आपको पता ही है बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हुए उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर तो पड़ता ही है। अगर इंडोनेशिया में हुआ, ऐसा हो गया कि सही में टॉपल हो गई डेमोक्रेसी, हो रहा है नहीं हो रहा है अभी बात करेंगे इस बात पर, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर कैसे होगा। अगर आसियान इकोनॉमीज की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब जिसका भारत के साथ ट्रेड रिलेशन है, यानी कि सबसे बड़ा अगर ट्रेड वॉल्यूम कहें तो सिंगापुर, सेकंड पर इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया में अगर ऑथोरिटेरियन रेजिम बढ़ता है, उससे इंस्टेबिलिटी आती है। प्रेजेंट सरकार पर आरोप है कि वो रेडिकल इस्लामिज्म को भी बढ़ा रही है। तो चल क्या रहा है जरा देखना क्या चल रहा है। इंडोनेशिया इज नॉट फॉर सेल। इंडोनेशिया डेमोक्रेसी क्राइसिस आर वी फ्री। और ये है मिस्टर जोकोवी। 2014 का चुनाव जीतते हैं, 2019 का चुनाव जीतते हैं। 2014 से पहले जो जकार्ता, जहां पर इनकी कैपिटल है, उस प्रोविंस के ये गवर्नर भी रहते हैं। 2014 के चुनाव में पॉपुलर आवाज थी कि जोकोवी इज वन ऑफ अस, लेकिन अब क्यों इनके अगेंस्ट हैं। वैसे सड़कों पर इस भीड़ से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि ये जो जोकोवी हैं कुछ पावर में वीक हो गए होंगे, क्योंकि मास्टर कहे जाते हैं कोalition पॉलिटिक्स के। 80% के आसपास जो लेजिस्लेटर्स हैं इनकी पार्लियामेंट के, वो जोकोवी को ही सपोर्ट करते रहे हैं। 10 साल से ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इस मुद्दे पर आए थे कि भाई ही इज अ कॉमन मैन, ही डज नॉट बिलीव इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन अभी इनके जो दो बेटे हैं, एक जकार्ता वाले प्रोविंस के गवर्नर बनने के लिए तैयार हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं उसी में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से विरोध चल रहा है। पहले इंडोनेशिया की प्रोफाइल जान लेते हैं। देखिए यहां पर है ये पूरा इंडोनेशिया, करीब 17,000 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है इंडोनेशिया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जकार्ता, सुमात्रा, जावा, ये इसके प्रोमिनेंट आइलैंड है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिससे करीब 165 किलोमीटर दूर है ये इंडोनेशिया। और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर सबांग पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है विद कोऑपरेशन फ्रॉम इंडोनेशिया। और यह जरूरी है क्योंकि यह है मेजर ट्रेड रूट। चाइना के अंदर अगर कोई स्ट्रेटेजिक डिलेमा है इस रीजन से, वो है ये मलक्का डिलेमा। हालांकि चाइना उसको काउंटर करने के लिए म्यांमार और ये इधर पाकिस्तान के थ्रू रूट ढूंढ रहा है, लेकिन अभी भी इस रूट पर तो डिपेंडेंस है ना। इस रूट पर अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रहेंगे इंडोनेशिया के, और जो हमें कोऑपरेशन मिल रहा है सबांग पोर्ट के लिए वो मिलता रहेगा, तो भाई हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगी। लेकिन अगर वहां पर गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट के क्राइसिस होते रहेंगे, तो जो प्रो इंडिया सपोर्ट बेस है क्या वो बना रहेगा? नहीं रहेगा। अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जो अभी बनने जा रहे हैं, एक रोचक बात उनके लिए भी है कि ही वॉज डिसऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी। मतलब कि आर्मी से तखलिया कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, लेकिन अब वो बनने वाले हैं इसी आर्मी, सभी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी बना दिए गए थे। उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता रहा है, उनको ऑथोरिटेरियन कहा गया है। तो अगर वो बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, तो भाई साहब डेमोक्रेसी वैसे भी कुछ खतरे में है क्या? सेकंड लार्जेस्ट, और हमारा 2025 का टारगेट है $50 बिलियन का। बीच बीच में मैं जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूं इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन के, इसको जरा ध्यान रखिएगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी जो डेटा है वो लगभग $38 बिलियन के आसपास है, जिसको मैं 2025 में $50 बिलियन करना है। कल्चर रिलेशन है, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ये इसी एरिया से इंडोनेशिया में पहुंचे हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल कनेक्ट है। वैसे इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है। कहा जाता है कि प्लूरलिज्म पर बेस्ड है, लेकिन रीसेंट पास्ट में उस पर आरोप लगे हैं ऑथोरिटेरियन प्लस जो मिलिटेंट रेडिकलिज्म है वो भी इस देश में बढ़ने के। और इंडिया से प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि इंडिया पर भी उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अगर ये ट्रेंड्स भविष्य में बढ़ते हैं। अभी जानेंगे डिटेल में। आपको बता दूं यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहीं पर सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। एक और आपके लिए अपडेट है, ग्रेट लर्निंग डेज एक सेल चल रही है। प्लस स्टडी IQ P2I में प्रतिज्ञा प्लस लाया। प्लस का मतलब है कि हर एक संडे को इस बैच में एक टेस्ट होता है
उस टेस्ट को जो जीतता है उसको 11,000 का एक अमाउंट एज ए अवार्ड मिलता है मोटिवेशन के लिए। तो 37 टेस्ट है, 37 टेस्ट हैं उसमें, तो महीने में 4,000 मतलब 11,000 मल्टीप्लाई बाई 4 एक चांस है। तो मुद्दा है कि आपको तैयारी शुरू करनी है तो शुरू कर देनी चाहिए। P2I में कंप्लीट कवरेज के साथ साथ ये एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे कि व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स तो फीस रिफंड हो जाती है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम इफ यू वांट टू कॉम्प्रहेंसिवली कवर प्लस रिवाइज प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस पर्सनल मेंटरशिप। एक पर्सनल मेंटर आपको मिलता है। PSR ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, इसका बैच आज क्लोज हो रहा है 27 तारीख को, तो यू कैन ज्वाइन एट दिस ग्रेट लर्निंग डेज जो सेल चल रही है। त्यागी लाइव कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अ टॉपिक, मुद्दा क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि 25% जो मिनिमम आपको सीट चाहिए होती हैं इनके लेजिस्लेचर में, तभी कोई पार्टी सपोर्ट कर सकती है कि देखो ये ना गवर्नर बनेगा, ये ना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा। तो अब ऐसे में एक अपोनेंट है ये मिस्टर एनिस बैजवन, तो इनका कहना था कि यार मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है उसके पास 25% टोटल लेजिस्लेचर की सीट नहीं है, लेकिन मुझे नॉमिनेशन का तो हक है ना, मुझे कम से कम नॉमिनेट होने दो, उसके बाद जनता तय करेगी वोट देकर। अब ये है पॉपुलर फिगर पिछले कुछ समय में। तो आप कहेंगे भाई फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इनके खिलाफ चुनाव में जो खड़ा हो रहा है वो है जोकोवी का बेटा। ये रहे, ये जोकोवी के बेटे कहां गए? ये रहे। ये इंडोनेशिया के एक यूट्यूबर हैं, कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पापा इनके प्रेसिडेंट है। पापा चाह रहे हैं कि एक समय पर जकार्ता वाला जो प्रोविंस है इसके, जहां पर जकार्ता कैपिटल है जावा वाला, यहां पर गवर्नर पापा थे, अब ये बेटा बन जाए। अब बेटे के सामने दो मुश्किलें हैं। पहली बात, एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है वो इनके खिलाफ हो सकता है। दूसरी बात, बेटे की जो एज है वो 29 है, अभी 30 पूरी नहीं हुई है। रूल कहता 30 पूरी होनी चाहिए। पापा ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो? पापा ने कानून में बदलाव करा दिया और कह दिया कि जब नॉमिनेशन फाइल हो ना उससे पहले 30 नहीं चाहिए, जब फाइनली ये शपथ लेंगे उससे पहले 30 चाहिए। तो जो शपथ की डेट बैठ रही है तब तक तो 30 हो जाएगी, लेकिन नॉमिनेशन तक इनकी एज 30 नहीं है, 29 है, 29 साल कुछ महीने। तो इनके पापा जो हैं इनको गवर्नर बनाने पर ऐसे तुले हुए हैं कि देश का कानून बदल दिया है। तो जनता कह रही है क्या मजाक चल रहा है भाई, एक साल वेट कर ले, नेक्स्ट ईयर वेट, मतलब नेक्स्ट टर्न में आ जाता, मतलब 5 साल वेट कर लेता, रूल के हिसाब से चलना चाहिए देश। दूसरा जुगाड़ पापा ने क्या करा इनके, मतलब जोकोवी ने, कि ये कैंडिडेट ही ना बन पाए। मतलब भाई इलेक्शन तो तब फाइट करेंगे ना अगर इनसे डर है जब ये कैंडिडेट बनेंगे, और कैंडिडेट बनने के लिए 25% जो थ्रेशोल्ड है 25% पहले नॉमिनेट करेंगे। हमारे यहां क्या है कि भाई आप कैंडिडेट बन गए, याद करो जैसे हमारे यहां क्या रूल है, अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना हो तो प्रेसिडेंट आप ऐसे ही बन जाते हैं क्या? नहीं, आपको प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, फिर सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। एमपीज एमएलएज आपका नाम प्रपोज करते हैं, सेकंड करते हैं। याद आ रहा है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं। ऐसे ही यहां पर क्या है, इनके लेजिस्लेचर में 25% जो लेजिस्लेटर के मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करें तब जाकर बनोगे। तो जो अनीस बाजवान है ये चले गए कोर्ट से कहने लगे यार ये क्या बात है, इससे तो जो अपोजिशन है, जो क्रिटिक है सरकार का, वो तो आगे आ ही नहीं पाएगा। मुझे नॉमिनेट तो होने दो, नॉमिनेट की कंडीशन इतनी टफ नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ये तो जोकोवी का ही राज चल रहा है, यहां पर डिक्टेटरशिप बनाकर रख देंगे ये तो कायदे में इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि इनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, इसको घटाकर हम 6.5% कर देते हैं। 6.5% का मतलब है कि अब जो अपोजिशन पार्टी है वो मिलकर अनीस बाजवान को इनके बेटे के खिलाफ चुनाव में ला सकती हैं, ला सकती हैं। लेकिन जो आपके ये जोकोवी, उन्होंने कहा हो गया, कोर्ट ने कहा हाँ हो गया। तो जोकोवी सेइंग कि चलो अब हम जो है लॉ ला रहे हैं और लॉ से आपकी जो कंडीशन है इसको रिवर्ट कर रहे हैं, दोबारा से 25% कर रहे हैं, जिससे कि ये चुनाव ही ना लड़ पाए। तो एक तो इसको लेकर जनता में विरोध, जनता पार्लियामेंट के सामने खड़ी हो गई कि आप बदल कर दिखाओ, आप हम यहीं पर खड़े हैं, ये तो गलत है। ये है वो वाला रीजन जकार्ता, ये वाला रीजन देखिए, देख रहे हैं ना, जावा और ये रहा जकार्ता। अब दूसरा मुद्दा देखते हैं। ये तो जावा जकार्ता से ऊपर की बात है, मतलब पूरे देश के लेवल की बात है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट के भी हुए हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के। अब इंडोनेशिया का रूल कहता है कि एक प्रेसिडेंट जो है वो 2 टाइम ही रह सकता है, यानी कि 5 साल और 5 साल, यानी कि मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो जोकोवी के हो गए 10 ईयर्स पूरे। इससे पहले जोकोवी ने अटेम्प्ट किया पार्लियामेंट के थ्रू एक ऐसा लॉ लाना जिससे कि इनका जो टेन्योर है उस पर जो लिमिट है 2 साल की वो हटा दी जाए। उसका खिलाफत इनकी पार्टी के लोग करने लग गए। इन्हीं की पार्टी में एक फेमस लीडर हैं मेघावती सुकार्णो पुत्री।
ये नाम है उनका, मेघावती सुकार्णो पुत्री। तो जो सुकार्णो पुत्री भी इनको सरनेम इसलिए है क्योंकि ये मतलब सुकार्णो इनके पापा थे और वो डिक्टेटर थे। तो मेघावती सुकार्णो पुत्री जो पुत्री हैं, ये कहने लगे यार मतलब जोकोविच तुम कैसे प्रेसिडेंट बने रह जाओगे, हम क्या ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर, हम भी इसी पार्टी में हैं। तो मतलब वो पार्टी के लीडर हैं, एक तरीके समझ लीजिए कि हमारी किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री से कह रहा है कि भाई अब आप जाओ, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, हम भी कैंडिडेट बन जाएंगे, हमारा भी सपना होगा। तो ऐसा ही इनके देश में चल रहा है। तो जब जोकोविच को उनकी पार्टी ने ही सपोर्ट नहीं किया फॉर एक्सटेंडिंग दिस लिमिट, कि ये 2 साल की लिमिट मतलब 2 बार की लिमिट जो है 10 साल की लिमिट हटाकर बढ़ा दें, तो अब जोकोविच ने भी कहा ठीक है, अब मैं देखता हूं, नया जुगाड़ लगाता हूं। अब देखिए नया जुगाड़ ये क्या लगा रहे हैं। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो नई सरकार बनेगी ना उसमें प्रेसिडेंट जो बनेंगे वो बनेंगे प्रबोवो। कहां गए प्रबोवो अभी आने वाले हैं। और उनका जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो होगा इनका दूसरा बेटा। ये इनका दूसरा बेटा, दूसरे बेटे की एज है 36। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो चाहिए 40। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तो वही हैं जो प्रबोवो डिफेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले जो डिक्टेटर थे 1996-97 वाले टाइम पर, क्योंकि 98 से फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई थी यहां पर। तो वो जो उस समय पर आर्मी से निकाले गए थे, उस वो वाले ऑफिसर वो बन रहे हैं प्रबोवो इनके प्रेसिडेंट। तो जोकोविच ने कहा कि देखो ऐसा है, मेरा जो बेटा है उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट दे दूंगा। तो जोकोविच ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर कर जो प्रबोवो, जिनको एक्चुअली 3rd नंबर पर वोट मिली है, 13% वोट मिली है, उनको अलग अलग पार्टीज के कोलिशन से सपोर्ट करा दिया इस कंडीशन पर कि वो इनके इस बेटे को बनाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाकई वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ये बनने वाले इनका बेटा 36 साल का। और जो कंडीशन है कि भाई 40 साल तो मिनिमम होनी चाहिए। भाई वो जो प्रेसिडेंट है उनकी तो 72 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड आदमी है। तो ये कहा जा रहा है कि जो शायद ऐसा सोच रहे हैं कि 72 ईयर्स के तो वो हो गए प्रबोवो और हेल्थ उनकी ठीक है नहीं, तो हो सकता है पूरे टर्म को पूरा ना करें। तो ऐसे में इनडायरेक्टली जो वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे अपने बेटे को, वही बेटा कमान संभालेगा और बेटा प्रॉक्सी किसका होगा? जोकोविच का, जो प्रेसिडेंट है। जोकोविच से मीडिया ने पूछा यार आप तो कह रहे थे आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हो। तो उन्होंने कहा मैं कहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा हूं। मीडिया ने कहा कमाल कर रहे हो, उधर बेटे को गवर्नर बनाने के लिए रूल चेंज कर रहे हो, इधर 40 मिनिमम एज है, यहां पर 36 पे आप बेटे को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करा रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो वो मैं मानता हूं वो कानून वाली बात है, लेकिन उसमें मैं बताना चाहूंगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तब होती अगर मैं अपने बेटे को बनाता मिनिस्टर, लेकिन अपने बेटे को मिनिस्टर थोड़ा ना बनाया है डायरेक्ट, मैंने तो अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। अब जनता का प्यार है, जनता बनाना चाह रही है गवर्नर, जनता बनाना चाह रही है इस वाले बेटे को वाइस प्रेसिडेंट, तो जनता जाने। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो वो होती है जब हम अपनी मर्जी से किसी को मिनिस्टर बना दें, भले ही जनता ना चाहते हो, क्योंकि मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट बना सकता है। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का। अब इस पर देखिए, अब मुद्दा है कि यार 36 की एज में वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन रहा है। तो इनके जो सुप्रीम कोर्ट की सीजे हैं, मतलब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने फैसला इनके बेटे के फेवर में दे दिया है कि 36 में भी बन सकता है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इनके जो सीजे हैं वो एक्चुअली ब्रदर इन लॉ हैं जोकोविच के। तो जोकोविच के खुद के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो फैसला दे रहे हैं अपने ही, मतलब इनका ही परिवार हो गया, अपने परिवार के व्यक्ति के लिए कि चलो भाई तुम बन जाओ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है इंडोनेशिया में, ये मतलब घर परिवार ने मिलकर पावर बना रखी है अपने पास। इनका ऑथोरिटेरियनिज्म का ट्रेंड देखिए। अभी जो प्रबोवो हैं उनकी जो पार्टी है गेरिंडा, उन्होंने पावर में आते समय मतलब ये कहा था कि भाई हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना दोबारा मजबूत कर देंगे, 1945 वाला बना देंगे। तो मतलब जनता को ये भी लगा कि भाई साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन उन्हें उतनी वोट नहीं मिली, 13% ही वोट मिली हैं। 1945 में हुआ क्या था, जैसे ही आजाद हुए थे इंडोनेशिया डच से, तो उस समय सुकार्नो लीडर आए थे, डिक्टेटर रहे। 45 से लेकर 65 तक इनकी डिक्टेटरशिप रही। फाइनली 65 से 68 वाला एक टर्मोइल वाला पीरियड रहा। 68 में एक दूसरे आए डिक्टेटर, वो है सुहार्तो। सो सुकार्नो गए, सुहार्तो आए। सुहार्तो ने कहा मैं नया ला दूंगा, नया ऑर्डर ला दूंगा, न्यू ऑर्डर गवर्नमेंट उसको कहा था, हम कामनेस, पीस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला देंगे। फाइनली उस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के सपने में 1996 तक इन्होंने अपना कब्जा बनाकर रखा। 96, 97, 98 ये 3 साल वो थे जब इन इकोनॉमीज में चल रहा था क्राइसिस। उस क्राइसिस में जनता ने कहा भाई देखो पहले डिक्टेटरशिप तुम्हारी चल रही थी क्योंकि हमें अपने घर में चीजें मिल रही थी, लेकिन जैसे ही जनता की इकोनॉमिक वेलबींग हैम्पर होती है, जनता क्या कहती है भाई सब हटो आप। तो ये हटे और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। जो भी प्रेजेंट लीडर हैं जोकोविच, जो भी इनका तो टर्म अब पूरा होने वाला है,
तो ये भले ही इनको डिक्टेटोरियल कहा गया, लेकिन इनके टाइम में अगर 10 सालों में मैं ग्रॉस जीडीपी वैल्यू की बात करूं तो 43% का इजाफा हुआ है, 43% का राइज हुआ है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, फॉरेन पॉलिसी स्टेचर की बात करें, तो उसमें इनको क्रेडिट दिया जाता है। 2022 में ये रशिया पहुंचे, उसके बाद यूक्रेन पहुंचे और कहा कि आई वांट टू ब्रिंग पीस इन रशिया एंड यूक्रेन। कुछ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया और यूक्रेन में विजिट कर रहे हैं और कह रहे हैं आई वांट टू ब्रिंग पीस, आई वांट टू स्टॉप द वॉर, कि इन्होंने वॉर रोक दी है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्रेडिट लेने जा रहे थे वहां पर। रशिया ने कहा इंडोनेशिया तो तुम अपने कुछ वजन से ऊपर का मतलब फाइट नहीं मार रहे। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है, रशिया इंडोनेशिया को के लिए जरूरी है फॉर फर्टिलाइजर, यूक्रेन जरूरी है वीट के लिए, तो दोनों मेरे लिए जरूरी है। तो भाई मैं तो चाहूंगा ना दोनों में स्टेबिलिटी रहे, लेकिन जाहिर सी बात है 2022 में उनके जो एफर्ट्स थे कुछ रिजल्ट आए नहीं, तभी वॉर एक्सटेंड होता रहा। खैर उन्होंने एफर्ट तो किया था भाई। अब जो रिसेंट इलेक्शन है ये हैं इनके बेटे जिब्रान, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये हैं वो वाले प्रेसिडेंट इलेक्ट जिनकी मैं बात बता रहा था, डिफेंस मिनिस्टर, उससे पहले आर्मी से निकाले गए, अब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। आप कहोगे यार तीसरे नंबर पे इनकी पार्टी आई, तो ये सपोर्ट बेस कहां से ले आए? जोकोवी से ले आए। जोकोवी अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए, पीडीआईपी के खिलाफ, क्योंकि पीडीआईपी में जो कंटेंडर है मेघापुत्री, मतलब मेघावती सुकार्णोपुत्री, तो वो उनके खिलाफ हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई एम मास्टर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, 80% लेजिस्लेटर्स ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने दूसरे पार्टी से सपोर्ट बनवा कर और इनको सपोर्ट करके इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करा दिया है, ठीक है। तो अभी इनके ये रनिंग मेट हैं, देखिए ये इनके बेटे हैं और ये हैं प्रबोवो, ये बनने जा रहे हैं। तो अब मुद्दा है क्या ऑथोरिटेरियनिज्म प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि भाई इनके आने से लग तो रहा है, लेकिन बताना होगा कि इंडोनेशिया की सोसाइटी में देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल एलिट। जैसे मेघावती मैंने बात की, ऐसी कितने सारे पॉलिटिकल एलिट हैं। उन पॉलिटिकल एलिट के लिए जरूरी है कि ऑथोरिटेरियनिज्म ना रहे, नहीं तो उनकी पावर कम हो जाएगी, उनका जो वेल्थ वो जनरेट कर रहे हैं उस पर असर पड़ जाएगा। तो इसी वजह से जब जोकोवी ने अपनी पावर को एक्सटेंड किया और अपने टर्म को बढ़ाना चाह रहे थे तो उनकी खिलाफत हो गई। ऐसी प्रबोवो पर भी अंदाजा ही है ऐसा हो नहीं पाएगा। प्रबोवो ने कहा तो सही कि 1945 वाला कॉन्स्टिट्यूशन ले आएंगे जिसमें कि पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी, मतलब यूनियन के पास प्रोविंसेस की पावर कम हो जाएगी, प्लस जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि 10 साल के बियॉन्ड भी प्रेसिडेंट रह सकता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स, ये इतना आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होना संभव कम लग रहा है, देखा जाएगा आगे जाके। लेकिन जो पॉलिटिकल एलीट है अभी वो कहेगा बेटा 13% आपके पास है वोट्स। चलो जोकोवी ने समर्थन करा तो दिया। जोकोवी अपने बेटों के साथ, बेटों को प्रॉक्सी बनाकर इन्फ्लुएंस भी रखेंगे, कैपिटल पर भी रखेंगे, प्रोविंस जावा पर भी रखेंगे, यहां पर भी रखेंगे। लेकिन ये जो बाकी एलीट्स हैं इनका सपोर्ट चाहिएगा। अगर इनका सपोर्ट नहीं मिला तो कैसे दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, ये एक चैलेंज हो सकता है। बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो भी काफी एक्टिव हो गई, इस बात से दिख रहा है, क्योंकि मेजर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट की वजह से पार्लियामेंट ने फिलहाल डिले कर दिया है। पार्लियामेंट से पूछा कि अच्छा भाई डिले कर रहे हो, यानी गड़बड़ तो आप कर रहे थे। तो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उनका कहना है नहीं हमने प्रोटेस्ट की वजह से थोड़ा ना डिले करा है, वो तो हमारे पास ना जरूरी कॉरम नहीं आ पाया। कॉरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ MPs which were required to in the parliament to start the discussion, वो नहीं आ पाया। इस वजह से नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा लेकर लाएंगे। तो जनता इसी वजह से भी इंतजार करिए, लेकर आओ दोबारा नेक्स्ट टाइम पर, तो हम उसमें भी तैयार रहेंगे। तो ये चल रहा है। तो 2014-2019 ये है वो मेघावती सुकार्णोपुत्री 13% वोट के साथ ये बन रहे हैं। नाउ कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? देखो हमें तो इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, है ना। इंडोनेशिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो फेवरेबल रहा है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। ऐसा क्यों? कि देखियो इकोनॉमिक रिसर्जेंस हो रही है, इंडिया को बड़ी मार्केट की जरूरत है मेक इन इंडिया के लिए, तो ऐसे में इंडोनेशिया अपॉर्चुनिटी है। यहां पर ट्रेड रूट्स में इंडिया को अपॉर्चुनिटी चाहिए, रेडिकल इस्लामिज्म यहां पर ना हो, तो उसमें हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ द टाइम आए, चाहे वो जोकोवी हैं या जो प्रबोवो हैं वो आए, राइट। तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी, ठीक है, अभी तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जोकोवी का इन्फ्लुएंस बना रहेगा। तो जोकोवी के साथ बियॉन्ड गवर्नमेंट भी रिलेशंस को कंटिन्यू रखना, दैट इज इन इंडियाज फेवर, राइट। क्या इंडिया और जो इंडोनेशिया का प्रेजेंट रजीम है, जो अपकमिंग रजीम है, क्या उसके इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तभी तो हम ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तभी तो हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना से जो प्रॉब्लम है वो इंडोनेशिया को भी तो है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकली वी आर
गुड मतलब नेसेसरी फॉर ईच अदर। तो मुझे लग रहा है कि एक ओवरव्यू आपको मिल गया व्हाट इज हैपनिंग, राइट। जो आपको की फैक्ट्स बताए इंडिया इंडोनेशिया के, उसको ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ मैं यहां पर अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। और ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया मतलब ऑफ इंडोनेशिया फॉर इंडिया। तो तुरंत आपके दिमाग में डायमेंशन आ जाना चाहिए, जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन रिलेटेड टू लोकेशन, जियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।